नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो में हम कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और हम आज इस वीडियो को टारगेट कर रहे हैं यू शुडंट इग्नोर दीज सप्लीमेंट्स। ये वीडियो काफ़ी चली है और मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं साथ में अपना कंप्यूटर रखा हुआ है तो शायद मैं इस तरफ थोड़ा देखूँ, बट आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। एज अ वेजिटेरियन शुड आई टेक फिश ऑयल? प्लीज़ टेल मी इन माई फैमिली मम्मी पापा नॉट इवन ईट अनियन। वो बोल रहा है कि वेजिटेरियन लोग फिश ऑयल ले सकते हैं, नहीं ले सकते। देखिए, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो वीगन फिश ऑयल भी आते हैं। एंड आई थिंक चाहे आप वेजिटेरियन हो, जो उसके अंदर जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक हो, फैमिली में हार्ट अटैक आया अगर 60 से पहले, तो ओमेगा 3 फिश ऑयल लेना चाहिए। नई गाइडलाइंस एक्चुअली कुछ और कहती है, मैं आगे जाके कोलेस्ट्रॉल की बात थोड़ी करूँगा। नई गाइडलाइंस कहती है कि ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, बट ऐसे हाईली रिकमेंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या है और इन्होंने ऐसा क्यों करा है? मेरे हिसाब से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर गलती आती है और नई गाइडलाइन ने इसको क्लियर किया है। अगर दवाई ले रहे हो साथ में ओमेगा 3 ले रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट कमेंट में जाते हैं। डॉक्टर एरिक बर्ग ऑन यूट्यूब सजेस्टिंग टेक 10,000 यूनिट्स डेली विद ऑल कैलकुलेशन नीडेड टू सपोर्ट दिस सजेशन। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई वेदर ही इज राइट और नॉट? 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, मुझे लगता है विटामिन डी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये बहुत ही ज़्यादा हाई डोज है और टॉक्सिक लेवल में भी जा सकता है। रेकमेंडेड डोज आपको पता है 800,000 टू 2,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे होती है। अगर आप चाहे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मंथ भी ले सकते हैं। अगर डेफिशिएंट है तो डॉक्टर के पास जाना है, पहले लोडिंग और फिर मेंटेनेंस लेना है। तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता, ये बहुत बड़ा डोज है। अगर उन्होंने गलती से 1000 लिखना था तो 1000 यूनिट डेली ठीक है, बट अगर 10,000 मान रहे तो वो बहुत ज़्यादा डोज। नाइस वीडियो। क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है क्या सर? आई एम अफ्रेड। बहुत लोगों को डर है ये, बट क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, आप अपना विटामिन डी, फोलेट, B12, आयरन, फेरेटिन ये सब चेक कराइए। सिर्फ क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस नहीं होता। क्रिएटिन लेने से डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है अगर आप पानी ना ले, बट हेयर लॉस ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। सर, क्या क्रिएटिन को आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन पाउडर के साथ ले सकते हैं या क्या अलग अलग ही लेना पड़ेगा? देखिए, आपके ऊपर है, जो आपके स्केड्यूल में बैठ रही है बात। कई लोग पहले लेते हैं, कई लोग बाद में लेते हैं। अगर आप अलग अलग टाइम पे भी ले रहे हो तो वो भी ठीक है। मिक्स करके मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक अलग अलग ही लेना चाहिए, दोनों को इकट्ठे मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन आपको शायद ना पता चले कि एग्जैक्ट कितना चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अलग अलग लीजिए, पहले बाद में वो आपके ऊपर है। थैंक्स फॉर द यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन योर चैनल। इन दिस वीडियो विटामिन B12 शुड हैव बीन इंक्लूडेड। मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मैंने B12 के बारे में बात नहीं करी इस वीडियो में। B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में, और B12 डेफिशिएंसी अगर हो तो आपको उसको वापस लेवल पे लाने के लिए कभी कभी इंजेक्शन दिए जाते हैं, कभी कभी गोलियां दी जाती है। तो B12 के बारे में मैं बात करना चाहता था। B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी में, और इंडियन डाइट ये डेफिशिएंट है क्योंकि हम मेजॉरिटी वेजिटेरियन है। B12 के सोर्सेज फिश और नॉन वेज में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो तो साथ में B12 भी कराओ, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर डेफिशिएंट हो तो टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। मेरा किडनी डैमेज हुआ प्रोटीन पाउडर लेने से, यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया बाद में। देखिए, मुश्किल है जिनको CKD है और वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, उनको कभी कभी लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से किडनी डैमेज हुई है। TOI में एक आर्टिकल भी आया था इसके बारे में, जिसके बारे में मैंने बात करी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी में डैमेज होता है या फिर यूरिन में प्रोटीन आता है। इसका रीज़न क्या है कि कुछ प्रोटीन पाउडर्स हैं जिसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। बट मोस्ट लाइकली अंडरलाइन किडनी डिजीज थी जो कि डिटेक्ट नहीं हुई। प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया, एक प्रॉब्लम आई, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोल दिया कि प्रोटीन पाउडर से किडनी डैमेज हुई है। मुझे लगता नहीं है ये सही है। मेरे हिसाब से अंडरलाइन किडनी डिजीज थी पहले भी, जो डायग्नोस नहीं हुई थी और बाद में पकड़ी गई। इसको ब्लेम करना बहुत आसान है, बट हमें पता करना चाहिए कि किडनी डिजीज क्यों हो रही है, प्रोटीन लीक क्यों हो रहा है यूरिन में, और अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है तो आपको क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए। मैंने डिटेल में बात करी है इसके बारे में। आई एम 17 years old. थ्रू माई ओन रिसर्च आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दी सप्लीमेंट। 17 साल में सप्लीमेंट चल रही है, अच्छी बात है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं सप्लीमेंट के बारे में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। डेली जिंक एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, वीकली विटामिन D, डेली विटामिन C, अश्वगंधा। देखिए, अब मेरा ओपिनियन क्या है इसमें। वीकली विटामिन D अगर आपका लेवल लो है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंक एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, मुझे नहीं पता कि आपको इस उम्र में क्यों लेना है।
दूसरी चीज़ है अश्वगंधा, ओनली स्ट्रेसफुल डेज। आई थिंक अश्वगंधा का एविडेंस बहुत कम है। विटामिन सी का भी एविडेंस लो है। अगर आप सोच रहे हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो बहुत ही छोटी स्टडीज ने ये दिखाया है। विटामिन सी वैसे दिया नहीं जाता रूटीनली, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी रेयर है। हमारे डाइट में विटामिन सी आराम से मिल जाता है। क्या यूरिक एसिड में ओमेगा 3 फिश ऑयल ले सकते हैं? देखिए, यूरिक एसिड अलग चीज़ है। ओमेगा 3 फिश ऑयल मोस्ट लाइकली कोलेस्ट्रॉल के साथ जाता है, यूरिक एसिड के साथ रिलेशन नहीं है। एक्सीलेंट रिसर्च, काइंडली रिप्लाई सर। अगर कोई डायबिटिक जिसका HbA1c 6.3 हो और क्रिएटिनिन 0.82 हो और EGFR 118 प्लस वो 1 साल से जिम कर रहा हो और प्रॉपर प्रोटीन इंटेक विद लेस कार्ब ले रहा हो, तो क्या क्रिएटिन ले सकता है? देखिए, ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आप ले सकते हैं क्रिएटिन, बट आपको ना अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्रिएटिन लेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ सकता है और उधर ही पैनिक हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ भी है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो इसको बंद कर दो। तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है। क्रिएटिन लेने में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेकमेंडेड डोज में ले रहे हैं, पानी का इंटेक अपना ठीक कर रहे हैं, तो ले सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक हो या ना हो। अगर आपको प्रोटीन लीक हो रहा होता, आपका HbA1c 8 से ऊपर होता, तो मैं शायद बोलता कि थोड़ा वेट करो, HbA1c इंप्रूव होने दो, फिर क्रिएटिन ले लो। मैं वेजिटेरियन हूँ सर, एग्स भी नहीं लेता, डेली प्रोटीन के लिए 1 स्कूप ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। इसलिए तो इतना पॉपुलर हो रहा है वे प्रोटीन इंडिया में, क्योंकि वेजिटेरियन लोग बहुत हैं, प्रोटीन के सोर्सेज कम हैं। प्रोटीन के सोर्सेज ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में मिलते नहीं है, बट हम वो चीज़ें खाते नहीं है। हम बेसिकली पनीर या दाल ही ले रहे हैं, बट और भी सोर्सेज हैं वेजिटेरियन में। टोफू ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। बट अगर आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना, ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग हेयर लॉस। आई एम 18-year-old teen, I just want to know, is it possible for hair to shed as a result of bad gut health due to poor supplementation or due to oxidative stress? देखिए, आई अंडरस्टैंड आप थोड़े घबराए हुए हैं, बट ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है कि ये थोड़े ऑनलाइन टर्म्स हैं कि गट की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। अगर आप आपको लग रहा है गट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही, तो अपने विटामिन लेवल्स चेक कराइए, आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल, अगर वो लो है तो उसको रिप्लेस करिए। तो मुझे लगता है ये जो बड़े बड़े टर्म्स हैं थोड़े ऑनलाइन आ गए हैं आजकल, बट ऐसे नहीं होने चाहिए। अब ये चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। I appreciate your content for really long, but a doctor doing paid supplement promotion feels unethical as public trust rests upon you. देखिए, मैंने इसमें एक उसके बारे में बात करी थी। आई थिंक पहले एक वीडियो में मैंने ओमेगा 3 में बोला था, नेचुरल टीन के बारे में। मैं वो यूज़ करता हूँ तो मैंने बता दिया। अब लोग को लग रहा है पेड प्रमोशन, ये प्रमोशन। अब लोग मुझसे क्यों पूछते हैं ब्रांड के बारे में? मैंने बता दिया कि मैं नेचुरल टीन यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। उनको मैंने रीच आउट किया था, उन्होंने मुझे एक वो डिस्काउंट कोड दे दिया आपके लिए। अगर आप चाहे ओमेगा 3 फिश ऑयल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसके बारे में बात करिए, या तो इसी वीडियो में या फिर पुरानी वीडियो में, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोगों ने देखी ये वीडियो। अराउंड 118,000 व्यूज़ आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड सप्लीमेंट के बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला, जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो किडनी या लिवर में डैमेज हो सकता है। एक दो और ले लेते हैं, एक अच्छा कमेंट भी ले लेते हैं मेरे लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड एटलीस्ट फॉर इंडियन चैनल, लर्न सो मच। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट जब आप ऐसे कमेंट्स लिखते हो। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट ये अप्रिशिएशन कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब और देखते हैं, मैंने नेचुरल टीन के बारे में उसके बारे में ट्रस्टिफाइड के बारे में बात की। ट्रस्टिफाइड एक अच्छा चैनल है, अगर आप कोई ब्रांड ले रहे हो या सोच रहे हो लेने की, तो आप उसको देख सकते हो। प्लीज सजेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर पल्मोनरी लंग फाइब्रोसिस। देखिए, ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं आते, दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, इसके लिए दवाइयाँ ही होती हैं। अच्छा, आई नीड मोर नॉलेज ऑन विटामिन। चलो ठीक है, मान ली बात आपकी। मैग्नीशियम, D3 और K2 उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। मेरे हिसाब से एविडेंस बहुत कम है। अगर आप विटामिन डी ले रहे हो तो प्लेन विटामिन डी ले सकते हो, K2 और मैग्नीशियम के साथ लेने का एविडेंस कम है। हल्दी और कर्क्यूमिन, ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बारे में मैंने बात करी है। हल्दी लोग बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेटिव होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है। अगेन बड़े बड़े टर्म्स हैं, खाने में आपको हल्दी मिल रही है, अलग से लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सो मैंने एक लिंक डाला है और मैंने एक चीज़ बनाई है, कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेटर। आपका रिस्क बताएगा, ये साथ में करते हैं, बड़ी जल्दी पता चल जाएगा आपको। चेक योर कोलेस्ट्रॉल रिस्क बेस्ड ऑन द न्यू गाइडलाइंस, ठीक है? अगर मैं कैमरा में नहीं आ रहा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आप अपना थोड़ा डिटेल्स डालेंगे। मैं जैसे अपना ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है, अपना नाम, फिर एक कंसेंट है कि मैं आपको ईमेल्स भेजूंगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, तो इसको येस करना, फिर असेसमेंट करना है। साथ करते हैं एक असेसमेंट, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 साल का आदमी, लड़का है, LDL 130 ले लेते हैं, बहुत कॉमन 130 LDL। चलो, डायबिटिक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, स्मोक करता है और कभी भी उसको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ही नहीं हुआ। फिर आपको एक स्कोर मिलेगा, आप देख सकते हैं येलो जोन में आता है ये,
अब आप बोलेंगे येलो जोन में क्यों आता है, पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स करने चाहिए आपको, ठीक है। और फिर मैं आपको ईमेल्स भी भेजूंगा ये बताने के लिए कि नेक्स्ट चीज़ें क्या है। तो अगर आप चाहें तो आप ये स्कोर देख सकते हैं, नीचे लिंक है, यहाँ पर और भी काफ़ी स्कोर्स है। अगर आप यहाँ पे बस क्लिक करें इस बायो में, तो किडनी रिस्क और प्रोटीन रिस्क और सप्लीमेंट्स सेफ, क्रिएटिन की बात हो रही है यहाँ पर, वो भी है, और मैं कोलेस्ट्रॉल वाला भी डाल दूंगा। चलो इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एवरी वेडनेसडे एक लॉन्ग वीडियो पर आपको कमेंट्स मिलेंगे, तो आप चाहे इनमें से भी किसी भी लॉन्ग वीडियो जो आप इंटरेस्टिंग लगे वो देखिए, कमेंट करिए और मैं नेक्स्ट वेडनेसडे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।